तो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के ऊपर पूरा उसका जो है कॉन्सेप्ट लिख लिया था। तो आज हमको स्टार्ट करना है अपना कॉस्ट शीट के फॉर्मेट का सेकंड आइटम, जिसका नाम है डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो लिखिए सेकंड सेकंड आइटम, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसे हाईलाइट कर लेना। तो लिखते हैं पहले इसके नीचे पॉइंट, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्टिव वेजेस को भी हाईलाइट कर लेना दूसरे कलर से। मतलब जो डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, या उसे और भी क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस भी कहते हैं। तो इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नाम चेंज हो गया आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट पेड टू these employees या those employees paid to those employees ब्रैकेट में वर्कर्स who are engaged, who are engaged in the production of goods, who are engaged in the production of goods। मतलब मतलब जो डायरेक्ट एम्प्लॉय है या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या जो दूसरा नाम उसका प्रोडक्टिव वेजेस, इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाती है, ये टोटल अमाउंट बताती है या दिखाती है किसकी, जो कि हमने एम्प्लॉयज को दिया है जो कि गुड्स की प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं, जो कि गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। जो भी एम्प्लॉयज या जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व है या इंगेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, उनको हमने जितना भी अमाउंट दिया है टोटल अमाउंट, उसका मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या आएगा, टोटल अमाउंट मतलब क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर। तो उसके नीचे लिखते हैं कि क्या क्या आएगा इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मतलब जो नीचे लिखेंगे वो सारी चीजें आएंगी। तो लिखिए पहले, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट, बेसिक पे स्लैश बेसिक वेजेस ब्रैकेट सैलरी। मतलब अगर हमने कोई इसको बेसिक पे दी है या कोई वेजेस दिया है या कुछ सैलरी दी है तो वो इसमें आ जाएगी। और क्या आएगा, सेकंड अलाउंस, अगर हमने वर्कर को कुछ अलाउंस दिया है तो वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स, अगर हमने एम्प्लॉय को कुछ इंसेंटिव दिया है तो वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई बोनस दिया है तो वो आ जाएगा। अगर कोई ओवर टाइम पेमेंट दिया है तो वो इसमें आ जाएगा, ओवर टाइम पेमेंट। एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या है, ऐसे ही अगर दे दिया है, बाय फेवर अगर कोई पेमेंट दे दी है तो उसको एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। तो वो भी इसमें आ जाएगा।
उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड लाइक प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ब्रैकेट में ESI एक्सेट्रा। मतलब अगर जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय करता है, उसने भी कोई कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से दे रखा है या अपनी तरफ से दे रखा है, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, कुछ वेलफेयर फंड में, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया, तो जो भी है, अगर कोई कंट्रीब्यूशन भी करता है एम्प्लॉयर, तो वो भी डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद अदर बेनिफिट्स लाइक, और भी कुछ बेनिफिट्स जैसे नीचे मेडिकल, अगर कोई मेडिकल के बेनिफिट्स के लिए खर्चा कराए तो वो इसमें आ जाएगा। किसके मेडिकल के लिए? एम्प्लॉय लेबर के मेडिकल के लिए। उसके बाद लीव सैलरी, लीव पे, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय या कोई लेबर हमारा जो है वो लीव पे भी है, छुट्टी पे भी है, फिर भी उसको पेमेंट मिलती रहेगी, तो वो तरह के बेनिफिट्स आ गए। उसके बाद सब्सिडाइज्ड सब्सिडाइज्ड फूड और फ्री फूड, अगर हमने अपने वर्कर्स के लिए सब्सिडाइज्ड फूड दे रखा है, मतलब कि कम पैसों में दे रखा है, तो उसको सब्सिडाइज्ड फूड कहें, और अगर फ्री में दे रखा है तो फ्री फूड आएगा। तो उस तरह के जो कॉस्ट है वो भी जो है इसमें आ जाएगी। उसके बाद लीव ट्रैवल बेनिफिट, लीव ट्रैवल बेनिफिट, इसका क्या मतलब है? मतलब हमारा कोई वर्कर है या हमारा कोई एम्प्लॉय है, वो लीव पे है और वो ट्रैवल पे है, तो उसका भी कुछ खर्चा, कुछ एक्सपेंस हम भी देते हैं, तो वो तरह की कॉस्ट भी जो है वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई वर्कर के लिए, अगर कोई लेबर के लिए हमने उसके रिटायरमेंट के लिए कोई प्रोविजन बना रखा है, अगर उसके रिटायरमेंट के लिए कोई प्रोविजन बना रखा है, तो उस तरह का जो एक्सपेंस है वो भी इसमें आ जाएगा। तो यही है सेकंड वाला, ये इतना ही था इसमें। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला आइटम। उसमें क्या क्या आएगा? बेसिक पे, अलाउंस, इंसेंटिव, बोनस, ओवर टाइम पेमेंट, एक्स ग्रेशिया, अगर कोई एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, या और कोई बेनिफिट्स अगर हमने दिए हैं किसको, एम्प्लॉय को, वर्कर को, कौन कौन से, मेडिकल वाला, लीव पे या सैलरी, सब्सिडाइज्ड फूड दिया या फ्री फूड दिया है, लीव के लिए ट्रैवल बेनिफिट्स दिया है, या उसका प्रोविजन बनाया रिटायरमेंट का, तो वो सब तरह के खर्चे जो है वो इस वाले में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या लिखा था कॉस्ट शीट में? नेक्स्ट आइटम था, लिखिए, थर्ड,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे हाईलाइट कर लेना। पढ़ते हैं, पहले लिखते हैं इसको नीचे। लिखिए ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस को हाईलाइट कर लेना। मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको उनको और भी क्या कहते हैं, उनको चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद लेकिन ये होते क्या है, लिख नीचे। इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंसेस other than, other than direct material or the direct material or direct labor which are incurred, which are incurred in manufacturing, which are incurred in manufacturing the product and identified on a, and identified on a per unit basis, identified on a per unit basis। लिख लिया। तो इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। मतलब हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले क्या पढ़ा था, एलिमेंट क्या होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मटेरियल और लेबर को छोड़ दिया है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आते हैं, है ना, हमने एलिमेंट पढ़े थे उसके कॉस्ट के। तो वही कह रहा है ये कि अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के हैं। तो अगर उन दोनों को हटा दिया जाए, जो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद विच आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, वो एक्सपेंसेस कहाँ हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हुए हैं। एंड आइडेंटिफाइड ऑन अ पर यूनिट बेसिस, और उन सारे एक्सपेंसेस को हम पर यूनिट बेसिस पे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे पर किलो कितना खर्चा हुआ है, पर यूनिट कितना खर्चा हुआ है, तो उसको बोलते हैं पर यूनिट बेसिस पे आइडेंटिफाई करना। उसके बाद अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, मतलब इनमें आते क्या हैं, होते क्या हैं वो तो हमने पढ़ लिया होते क्या हैं, लेकिन अब इनमें आते क्या हैं, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अब वो नीचे लिखते हैं। लिखिए। इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे लिखेंगे हम वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन से लिखिए। पहला, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन पे कोई रॉयल्टी दी है तो वो आ जाएगा। रॉयल्टी मतलब किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमको जो पेमेंट देते हैं, तो प्रोडक्शन में हमको कोई ऐसी चीज़ थी जो हमको यूज़ करना था प्रोडक्शन के लिए, तो हमने उस पर रॉयल्टी दी, हमने कोई पेमेंट दिया, उसको रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन। दूसरा, हायर चार्जेस, दूसरा क्या है, हायर चार्जेस फॉर
स्पेसिफिक इक्विपमेंट, हमने किसी इक्विपमेंट के लिए फॉर एग्जांपल मशीन के लिए हमने क्या दिए, हायर चार्जेस, एक तरह का रेंट मान लो आप। उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, और नो हाउ, मतलब किसी टेक्निकल की ज़रूरत है हमें तो उसके लिए हमने कोई फीस दी है तो वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद और क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक ड्राइंग, और डिज़ाइन, ड्राइंग और डिज़ाइन, मतलब किसी प्रोडक्ट का हमने डिज़ाइन बनाया। जैसे कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है कि उनको प्रोडक्ट किस तरह का चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर का जो हमारा वो आया, कस्टमर ने कहा मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए कुछ कॉस्ट लगी होगी, तो वो वाली कॉस्ट भी जो है इसमें आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। सेम, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया हमने, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो उसकी कॉस्ट भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान ली जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, कॉमा पैटर्न्स, कॉमा पेटेंट्स, एक्सेट्रा। मतलब जो पेटेंट्स, मोल्ड्स और पेटेंट्स, पैटर्न्स की जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है वो भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगी। पेटेंट का मतलब तो मानते हैं ना, पेटेंट कॉपीराइट वगैरह ऐसा ही। तो मोड्स, पेटेंट्स, पैटर्न्स, इसकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज सच एज पावर एंड फ्यूल, कॉमा स्ट्रीम, एक्सेट्रा। मतलब फॉर एग्जांपल किसी मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पावर, लाइट, फ्यूल चाहिए, स्ट्रीम चाहिए, तो वो हमको चाहिए, यूटिलिटी है वो हमारी, हमको चाहिए वो, तो उस सब की कॉस्ट भी जो है यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद लास्ट जॉब चार्जेस, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, मतलब वही जो जॉब वर्कर हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको हमने क्या दिए, जॉब चार्जेस दिए, तो जो जॉब चार्जेस दिए वो जो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अच्छा, अब एक डाउट आएगा कि हमने जॉब चार्जेस हमने वर्कर्स को दिए हैं, तो फिर ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाना चाहिए क्योंकि लेबर है, वर्कर है। तो इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, तो इस कस्टमर ने हमको कुछ रिक्वायरमेंट बताई है अपनी, कि मुझे ऐसा 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 हम जो है प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रोडक्ट के लिए हमने इसी स्पेसिफिक वर्कर्स को जो है हायर करा है, हमने उन्हें बुलवाया, क्योंकि ये जो है वो अलग तरह के वर्कर्स जो है बना सकते थे, तो वो अलग तरह के वर्कर्स आए और उनको हमने क्या दिए हैं, जॉब चार्जेस दिए हैं। तो वो जॉब चार्जेस की बात हो रही है, जो नॉर्मल है वो तो
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक है, मतलब उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है वो उन्हें बुलाया गया, उन वर्कर्स को बुलाया गया, तो उन जो वो तरह के चार्जेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद जो है वो फोर्थ आइटम आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो थर्ड वाला आइटम जो है हमारा वो खत्म हो चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में क्या कह रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर छोड़ दिया जाए तो जितने भी एक्सपेंसेस है उसके, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें तुम्हारा रॉयल्टी आता है, हायर चार्जेस आते हैं, फीस आती है टेक्निकल असिस्टेंस की, कॉस्ट आती है अगर कोई डिज़ाइन बनवाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है, पेटेंट्स पैटर्न्स मोड्स की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आती है, फ्यूल पावर स्ट्रीम, अगर हमको ये ज़रूरत है, हमको चाहिए ये, हमको अगर प्रोडक्शन करना है तो ये चाहिए तो उनकी कॉस्ट आएगी। और अगर कोई जॉब वर्कर्स हैं उनको हमने जॉब चार्जेस दिए हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। थर्ड वाला जो आइटम हमारा खत्म होता है। तो फोर्थ आइटम जो है प्राइम कॉस्ट, उसको लिखते हैं, वो हमको पहले से ही मालूम है, हमने लिख लिया था उसमें ही। कहाँ पे, एलिमेंट्स में लिख लिया था। तो लिखते हैं फोर्थ प्राइम कॉस्ट, हाईलाइट कर लेना। तो लिखते हैं, पहले लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स it represents the total of हमने क्या लिखा था एलिमेंट में, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, सारी डायरेक्ट वाली चीजें मिल जाएं तो प्राइम कॉस्ट उसको बोलते हैं। तो लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो हमारा वन टू और थर्ड वाला आइटम था, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा फोर्थ वाला आइटम बन जाता है प्राइम कॉस्ट। अब फाइव्थ वाले पे चलते हैं, जो 5 नंबर का है वो है वर्क ओवरहेड। तो लिखे नीचे वर्क ओवरहेड, इतना ही था ये फोर्थ वाला। नीचे लिखे वर्क ओवरहेड, इसे हाईलाइट कर लेना। तो लिखते हैं पहले इसके अंदर, लिखिए लिखिए पॉइंट ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या होते हैं, जब हमने सेकंड टॉपिक एलिमेंट्स पढ़े थे तो हमने बताया था कि जितने भी इनडायरेक्ट वाले हैं, हमने क्या पढ़ा था उसमें, जितने भी इनडायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं उन सबको मिला दिया जाए तो टोटल क्या बन जाता है, उनको सबको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं। अब उसको और क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मतलब कि वो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ही होते हैं। तो ये एक ही बात हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ होती है, फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, फैक्ट्री में, है ना। तो एक ही बात है, तो इसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि अलग अलग नाम से जो है क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद
उसके बाद लिखिए इट रिप्रेजेंट्स the indirect material it represents the indirect material indirect labor and indirect expenses which relates to the factory। वही जो ऊपर बताया था अभी क्या कि वर्क ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, ये क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि जितने भी इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं वो क्या है, वर्क्स ओवरहेड, जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो वर्क्स ओवरहेड होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, लिखते हैं अब नीचे क्या क्या आता है। इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे लिखेंगे अभी वो सब आएंगे इसके अंदर। तो लिखिए पहले पहला कैरेज ऑन परचेज रिटर्न ऑफ मटेरियल। अब आपको ध्यान होगा कि हमने कैरेज परचेज का तो लिखा था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में, लेकिन हमने परचेज रिटर्न का नहीं लिखा और हमने उसको काटा भी था कि हमको याद रहे कि नहीं आएगा। तो वो कहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आता है, कैरेज ऑन परचेज रिटर्न ऑफ मटेरियल। हमने कोई मटेरियल मंगाया, उसको हमने रिटर्न कर दिया, तो उसका किराया, उसका कैरेज कहाँ पे आता है, उसका खर्चा यहाँ पे आता है। उसके बाद सेकंड, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक, WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई रॉ मटेरियल है, कौन सा रॉ मटेरियल, हेल्ड इन स्टॉक, हमारे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, हमारे स्टॉक में है अभी, तो हमारे स्टोर में वो रखा हुआ है, या वर्क इन प्रोसेस है, मतलब उस पर काम चालू है, उससे फिनिश्ड गुड्स बनने को तैयार है। ये आता है रॉ मटेरियल, ये होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और ये होता है फाइनल गुड्स। इन रॉ मटेरियल पहले बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस पे जाता है वो, मतलब उस पर काम चलता है, वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, फिर वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई हेल्ड इन स्टॉक है, अगर कोई WIP वर्क इन प्रोग्रेस है, यही क्या है, हेल्ड इन स्टॉक क्या बन जाता है बाद में, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि रॉ मटेरियल से तो काम चालू होगा ना जिससे फिनिश गुड्स बनेगा। तो अगर इनका भी हमने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो इंश्योरेंस भी इसमें आ जाएगा। किसका इंश्योरेंस, हेल्ड स्टॉक का और WIP का, बेसिकली रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस भी आ गया इसमें। उसके बाद कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होती हैं, एक तरह की इन्वेंट्री होती है, 12th में पढ़ा हुआ आपने या फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ। तो एक तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
फैक्ट्री बिल्डिंग, कॉमा फैक्ट्री बिल्डिंग। मतलब अगर कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग है या कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो वर्क्स ओवरहेड में आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉमा फैक्ट्री बिल्डिंग। अगर कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसका हमने इंश्योरेंस भी ले रखा है, तो वो भी आ जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा उन दोनों का इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स, एक से repairs and maintenance of plant and machinery, कॉमा फैक्ट्री बिल्डिंग। अगर कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी करवाते हैं हम उसका, प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री बिल्डिंग का, तो वो खर्चा भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, वेजेस टू फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स। अगर कोई फॉरमैन और सुपरवाइजर्स को हमने वेजेस दे रखे हैं तो वो वेजेस का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अदर इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ। अगर किसी फैक्ट्री स्टाफ, मतलब हमारे इस फैक्ट्री के लोग, उनको भी और अगर वेजेस दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस दिए हैं, तो जितने भी इनडायरेक्ट वेजेस दिए हैं वो भी आ जाएंगे। अदर मतलब जो वेजेस उनके होते हैं वो तो होते ही हैं, वो तो डायरेक्ट हो गए, लेकिन अगर कोई इनडायरेक्ट वेजेस भी दिया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अगर हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सपेंस करा है, अगर हमने कोई पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंस करा है तो वो एक्सपेंस भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड फॉर इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। मतलब इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए भी अगर कोई खर्चा करा हुआ है तो वो भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, लीज रेंट, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट। कोई प्रोडक्शन एसेट है, मतलब हमारी फॉर एग्जांपल मशीनरी है, वो प्रोडक्शन करती है तो वो प्रोडक्शन एसेट हो गया, और हमने उस मशीनरी को लीज पे ले रखा है, मतलब किराए पे ले रखा है, तो वो उस तरह का जो लीज रेंट हो जाएगा प्रोडक्शन एसेट का, वो खर्चा भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ड्राइंग एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट कॉस्ट, ड्राइंग, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, मैं ये डैश डैश है, मतलब नंबर्स हैं कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये माइनस नहीं है। आई होप, मेरे को लगता है कि आपको नहीं लग रहा होगा ये माइनस, तो है भी नहीं है माइनस, ये पॉइंट्स हैं कि ये सारे आइटम्स हैं, ये आएंगे इसमें। तो क्या लिखा हमने, ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट कॉस्ट, मतलब वही जो भी बताया था कि ये कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए,
तो उसके लिए स्पेशल डिज़ाइन होते हैं प्रोडक्ट्स। तो अब आप कहोगे वो तो हमने पहले ही लिख लिया, इसमें क्यों आएगा? पहले हमने क्या लिखा था, सिर्फ प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट लगी है तो। लेकिन इसमें क्या है, डिपार्टमेंट, हमने अब पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया कि ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये जो भी जितने भी तरह के कस्टमर आएंगे उनकी जो भी डिज़ाइंस होगी वो ये डील करेगा और ये बना के देगा। तो अब हमने पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया, तो इसलिए डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। वहाँ पे स्पेसिफिक था, वहाँ पे एक कस्टमर आया तो हमने उसके लिए स्पेसिफिक जो है स्पेशल हमने वर्कर बनाया, हमने उसके लिए स्पेशल वर्कर बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब डिपार्टमेंट ही हमने बना दिया तो उस पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, तो उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद amortized cost, amortized cost of jigs, amortized cost of jigs, fixtures, fixtures, tooling, tooling, एक्सेट्रा। मतलब जो हमारे टूल्स हैं उनकी amortized कॉस्ट भी आ जाएगी। उसके बाद लास्ट आइटम फाइनली, wage is paid to non productive workers, wage is paid to non productive workers। कोई हमारे यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स है, जितने प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसको जो हमने वेजेस दिए हैं वो यहाँ पे आएंगी, वो वहाँ पे नहीं आएंगी। तो अगर कोई नॉन प्रोडक्टिव है, अगर कोई नॉन प्रोडक्टिव वर्कर है तो उसको जो हमने वेज दिए हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको एक नोट लिखना है, उसके बाद जाइए फिफ्थ नंबर का आइटम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखे नोट, लिखे नीचे नोट। इफ ओनली indirect material, if only indirect material or indirect labor or indirect expense are written, are written without any further details, without any further detail, assume it to be factory overheads। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वही जो लिख रहे हैं हम, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक ही नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या कह रहा है ये, अगर सिर्फ ओनली, अकेले अकेले सिर्फ ओनली इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, और रिटर्न विदाउट एनी फर्दर, इसके बारे में कोई फर्दर डिटेल, मतलब इसके बारे में और कुछ नहीं दे रखा, तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स ही मान लेंगे, एज्यूम इट टू बी फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम इसमें फिफ्थ वाले पॉइंट में लिख देंगे, फिफ्थ वाले आइटम में। तो आज हमने क्या करा, आज हमने डायरेक्ट एक्सपेंस करा, डायरेक्ट लेबर वाला भी करा, और वर्क ओवरहेड वाला भी हमने आइटम्स कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिक्स आइटम पे चलेंगे, जिसका नाम है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, जिसका नाम क्या है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाना और लर्न करना चालू कर दीजिए आप, क्योंकि आइटम्स जो हैं आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो आप लर्न करिए कि क्या क्या आएगा इसके नीचे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट से जो है स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर।
तो ठीक है, आप उतार लेना, सारा नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो ओके, राधे राधे।